हेलो स्टूडेंट्स। तो पाठ 8 एवरेस्ट की चुनौती। और अब यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि लेखक जो है लेखक और अब ये रस्से में 3 बंध गए थे। लेखक और कौन कौन बने थे? अब 3 कौन थे? रावत बीच में आके जुड़ गए थे। ठीक है, तो क्योंकि रावत के साथ जो बहुगुणा थे वो बीमार हो गए, है ना, और उनको रुकना पड़ा और रावत को अकेले आना पड़ा। और अब लेखक ने उनको अपने रस्से में जगह दे दी। अब जहाँ 2 एक रस्से में बंधते थे वहाँ अब 3 बंध गए। ठीक है, और ऐसे ही बंधे हुए वो आगे चलने को तैयार हो गए। पर इससे पहले एक प्रश्न कि लेखक क्यों चिंतित हुआ, है ना? लेखक की चिंता का विषय क्या था, या लेखक को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी? तो उत्तर क्या होगा कि लेखक के ऑक्सीजन सिलेंडर से मुंह तक ले जाने वाली नली में जो है वो छेद हो गया था, जिस कारण से सांस लेना मुश्किल हो गया था और लेखक को चिंता होने लगी। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़े। अब 3 लोग इकट्ठे एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। एक रस्से में 3 बंधे हुए हैं और ये 3 कौन कौन हैं? ये 3, एक तो स्वयं लेखक हैं, ठीक है, और दूसरा रावत है और वीपी सिंह, है ना? वीपी सिंह है, ठीक है। कौन है? देखिए, याद करो कौन है। चलिए, अब ये तीनों रस्से में बंधे हुए आगे बढ़ रहे थे। वीपी सिंह ने फुदौरजी है, लेखक, फुदौरजी और रावत, है ना? 3 थे ये, लेखक, फुदौरजी और रावत। ठीक है, बाकी तो बीमार पड़ गए इसलिए रुकना पड़ा। चलिए, अब अभी तक कभी भी एक रस्से पर 3 व्यक्तियों ने एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं की थी। बिल्कुल, एक रस्से में केवल 2 ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पर अब 3 बंध गए क्योंकि मजबूरी थी। 2 व्यक्तियों के साथ एक रस्से पर चढ़ना 3 व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं सरल होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो 2 व्यक्तियों के साथ एक रस्से पर चढ़ना, है ना, क्योंकि एक रस्से से अब ऊपर भी चढ़ना, अब 3 व्यक्ति होंगे तो कितना मुश्किल होगा ना। तीसरा बीच में कहाँ, एक नीचे खड़ा होगा एक ऊपर चढ़ेगा, बीच वाला बेचारा कहाँ लटकेगा, है ना? तो ये भी तो मुश्किल है। अब इसलिए हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार काफ़ी कम हो गई। तो अब क्या होगा? अब स्पीड जो है उनकी चलने की रफ्तार जो है वो कम हो गई, गति कम हो गई। धीरे धीरे बहुत सतर्कतापूर्वक हमने दक्षिण शिखर के बड़े बड़े पत्थर पार किए। अब रफ्तार कम होगी तो और धीरे, वैसे ही चढ़ाई पर धीरे हो जाती है ना स्पीड। और अब तो एक रस्से में 3 बंधने के कारण वो और धीमे हो गए और ऐसे ही सतर्कतापूर्वक अलर्ट भी रहना पड़ रहा था। तो हमने दक्षिण शिखर के बड़े बड़े पत्थर पार किए। हम एकदम सीधे शिखर पर नहीं पहुँचे और शिखर से कुछ मीटर नीचे ही बाईं ओर मुड़ गए। इसमें बहुत वक्त लगा क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति चल सकता था। जब एक चलता तो अन्य दोनों संभल कर रस्से को थामे रखते। अब हम एक संकरी गली में पहुंच गए जिसे मैंने इंडियाज़ डैन नाम दिया। यहाँ पहुंचकर हम बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, तो अब ये इंडियाज़ डैन जगह भी आई ना, तो इसको भी हमने अंडरलाइन करना है। ठीक है, अब हम एक संकरी गली में पहुंच गए जिसे लेखक ने क्या नाम दिया? इंडियाज़ डैन नाम दिया। यहाँ पहुंचकर ये बहुत प्रसन्न हुए। अब क्यों प्रसन्न हुए? ठीक है, क्योंकि अब 3 एक रस्से में बंधे थे, मुश्किल होता है, चलो यहाँ तक तो पहुँचे। ठीक है, अब मुझे सबसे बड़ी चिंता हिलेरी की चिमनी की थी। सबसे बड़ी चिंता क्या थी लेखक के लिए? हिलेरी की चिमनी को पार करना, क्योंकि पहले के विवरणों के अनुसार, यानी कि पहले जितने जा चुके हैं उसके अनुसार क्या था कि
शिखर के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा थी। सबसे बड़ी बाधा यानी सबसे बड़ी मुश्किल यही थी। कौन? हिलेरी की चिमनी। तो इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। अब लेखक को सबसे बड़ी चिंता क्या थी? हिलेरी की चिमनी की थी, क्योंकि पहले के विवरणों के अनुसार शिखर के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। लगभग 10 मीटर एक सीध में नीचे उतरकर हम कुछ चट्टानों तक पहुँचे। यहाँ से एक संकरा सा रास्ता चिमनी तक जाता था। अब दक्षिण की ओर बर्फ़ के बड़े बड़े ढेर थे और हमें बड़ी कुशलता से उन पर कदम रखे बिना आगे बढ़ जाना था, क्योंकि बर्फ़ से धोखा हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बर्फ़ का पता ही नहीं चलता। यदि आप पैर रखें, कहीं दरार हो, बर्फ़ से ढकी होती है, कुछ पता नहीं चलता है ना, तो आपका पैर नीचे भी जा सकता है, कहीं आप ढाल में भी गिर सकते हैं। उन्हें देखकर डर लगता था। बीच में चल रहे रावत ने जिम्मा लिया कि हम दक्षिण की ओर न जाएं और हमारे कदम चट्टानी हिस्से पर ही पड़ते रहे। अब उन्होंने ये डिसाइड किया, ये सोचा कि नहीं, किसने? रावत ने ये जिम्मा लिया कि हम दक्षिण की ओर न जाकर जो हमारा कदम है वो केवल चट्टान पर पड़े। ठीक है, चट्टानी हिस्से पर पड़ते रहें तो ठीक रहेगा, तो खतरा कम होगा। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थी जो नीचे से ढीली थी। नीचे से ढीली अब चट्टान थी, वो भी अगर हिले तो कितना डर लगेगा। बर्फ़ पर पैर नहीं रख पा रहे, चट्टान पर पैर रखना है तो वो ढीली है, वो हिलने वाली है, आसपास गहरे ढाल हैं, कितनी मुश्किलें हैं, और रास्ते भी संकरे हैं। अब कई बार हमें कूदकर एक से दूसरी चट्टान पर जाना पड़ता था। अब बेचारे कूद कूद कर, जंप मार मार कर जा रहे हैं। अब इन चट्टानों के बीच से नीचे की ओर नज़र डालते ही हम थर्रा उठते। नीचे 250 से 3000 मीटर तक गहरे गार थे। 250 से 3000 मीटर तक गहरे गार। गार क्या है? देखिए, गड्ढा, नीची ज़मीन, यानी कि नीचे कहाँ गिरेंगे कुछ पता नहीं है। कितने हज़ार फीट तक, 3000 मीटर तक गहरे गार में कहाँ गिरेंगे, कैसे चलें, कितनी मुश्किल। और ऐसे देखकर तो वैसे ही दिल कांप जाता है, इतनी ऊंचाई से ऐसे गहरे गहरे अगर गार देखें तो देखिए किस तरह से ये लोग चढ़ रहे हैं, है ना, कितनी मुश्किल से, कि केवल चट्टान पर पैर रखो, ज़्यादा इधर ना करो, है ना। अब हम हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए। हिलेरी की चिमनी सबसे बड़ी मुश्किल थी ना। इसी बाधा का हमें सबसे अधिक डर था। हर पर्वतारोही इस चिमनी से परिचित है। जितने भी पर्वत पर चढ़े हैं, हर किसी को पता है हिलेरी की चिमनी सबसे मुश्किल बाधा है, जो चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। एक तरफ चट्टान, एक तरफ बर्फ, और उसके बीच में 13 मीटर ऊंची, बहुत होती है 13 मीटर ऊंची। चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं है, और बहुत ज़्यादा चिकनी होने के कारण ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, पहले तो चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं है, कहाँ पर पैर रखेंगे, कहाँ हाथ पकड़ेंगे, और चिकनी इतनी है। ठीक है, तो चिकनी होने से क्या होगा, वैसे ही फिसल जाएंगे, कहीं टिकाने की कोशिश भी की तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब लेखक ने क्या किया, मैंने सोचा, ये लेखक कह रहा है, मैंने कोशिश की कि हाथ रखने की ज़रा भी जगह पा जाऊं, पर मुझे कुछ नहीं मिला। उसने सोचा कि देखता हूँ कि हाथ टिकाने की कहीं जगह ग्रिप तो बने, चढ़ूँ तो। ऊपर चढ़ने के लिए पहले पकड़ना तो पड़ेगा, तभी तो फोर्स लगेगा बॉडी को, है ना, तभी ऊपर चढ़ सकते हैं। पर कुछ नहीं मिला। बर्फ़ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर से इसे पार करना बहुत खतरनाक था। अब बाईं ओर
और भी ढलवां चट्टानें थी जिन्हें पार करना असंभव था। हर जगह मुश्किल ही मुश्किल, है ना, कितनी चुनौतियां इनको आ रही हैं सामने। फूदौरजी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की। ठीक है, बाईं और ढलवां चट्टानें थी जिन्हें पार करना मुश्किल था, लेकिन फूदौरजी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की और वह बार बार फिसलता ही रहा, फिसल फिसल के नीचे ही आता रहा। तब उसने चट्टान में बर्फ़ की कुल्हाड़ी की मदद से छेद करने की कोशिश की और उसके सहारे ऊपर चढ़ा। अब बर्फ़ की कुल्हाड़ी होती ना, उसको ऊपर ऐसे फेंक कर वो लोग, तो वो अटक जाती है, फिर वो उसके सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, उसको निकाल कर फटाफट ऊपर फिर से लगाना पड़ता है उस कुल्हाड़ी को। वह जमी हुई बर्फ़ में अपने जूतों की कीलें गाड़ देता और कुल्हाड़ी की मदद से शरीर का वज़न संतुलित करते हुए अचानक कुल्हाड़ी को घुमाकर ऊपर दीवार में गाड़ देता और इस तरह ऊपर चढ़ जाता। तो रावत उसे सहारा दिए था, क्योंकि नीचे अब लाइन में थे ना, एक दूसरे को सहारा दिए रहते हैं। फूदौरजी तनिक सा भी फिसलता तो हम तीनों नीचे आ रहते। देखो, एक भी अगर फिसले ना तो तीनों को खतरा है, क्योंकि तीनों एक ही रस्से में बंधे हुए थे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही है, और आपने यहाँ तक पूरा पढ़ना है। फिर यहाँ पर आपने जितने प्रश्न बन सकते हैं वो बनाने हैं कि सबसे मुश्किल बाधा कौन सी थी, क्यों थी, है ना, और ऊपर चढ़ने में उनको क्या मुश्किलें आई, हाथ पैर जमाने की कोई जगह नहीं थी, है ना, और फिर किस तरह से उन्होंने कोशिश की चढ़ने की। तो ये सब आप यहाँ पर पूरा जहाँ तक पढ़ाया है कि तीनों एक ही रस्से में बंधे हुए थे और अगर एक भी फिसलता तो कितने हज़ार फीट जाकर वो नीचे गिरते, क्योंकि गहरे गहरे गार थे दोनों तरफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।